आज हम लोग यूनिट 2 का शुभारंभ करेंगे। ठीक है साहब। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया था, पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, फाउंड्री के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड क्या होता है, कितने प्रकार के मोल्डिंग सैंड होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए मोल्डिंग सैंड की, और साहब मोल्डिंग सैंड कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, कोर क्या होता है, राइजर क्या होता है, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए मोल्डिंग मटेरियल। मोल्डिंग मटेरियल हमने पहले भी आपको बताया था कि मोल्ड किसको कहते हैं, है ना। पैटर्न से अगर हम लोग सैंड में, मोल्डिंग सैंड में अगर हम कैविटी बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें मोल्टन मेटल डालना है, तो उस गड्ढे को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मोल्ड बोलते हैं। तो उस गड्ढे को किस में बनाते हैं, मोल्डिंग सैंड में बनाते हैं ना साहब। तो मोल्डिंग सैंड भी एक तरह का क्या है, मोल्डिंग मटेरियल है। बहुत सारे मोल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फाउंड्री में हम लोग जो मोल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ना साहब, वो है सैंड, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग सैंड। और मोल्डिंग सैंड भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आइए हम आपको समझाते हैं कि मोल्डिंग मटेरियल किसको बोलते हैं। देखिए हमने लिखा है, ए लार्ज वेराइटी ऑफ मोल्डिंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोल्ड्स एंड कोर। मोल्ड और कोर बनाने के लिए हम लोग बहुत अलग अलग तरीके की मोल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे सबसे प्रमुख उसमें है मोल्डिंग सैंड, बेकिंग सैंड, रिबॉन्डेड सैंड, फेसिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, कोर सैंड। ठीक है, एक एक करके हम बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे आगे। तो क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए इन मोल्डिंग मटेरियल का, पहला है रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब होता है कि जब हम लोग कैविटी बनाएं मोल्डिंग मटेरियल का, मान लीजिए हमने सैंड का इस्तेमाल किया, उसमें कैविटी बनाएंगे, तो उस कैविटी में हम लोग क्या डालेंगे, मोल्टेन मेटल। और मोल्टेन मेटल का तापमान साहब बहुत ज़्यादा होता है, तो उतने तापमान को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए मोल्डिंग मटेरियल में। बात समझ गए ना। देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग मटेरियल टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल। ठीक है, जब भी हम लोग कैविटी में मोल्टेन मेटल को डालेंगे तो वो बहुत गर्म होगा, और उतने गर्मी को सहने की क्षमता होना चाहिए किसमें, मोल्टेन मटेरियल डाल रहे हैं, मोल्टेन मेटल को आप डाल रहे हैं ना साहब, किस में डाल रहे हैं, मोल्डिंग मटेरियल में। ठीक है, तो उसमें आपका जो है रिफ्रैक्टरीनेस एक प्रॉपर्टी है जो होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इट डज नॉट कॉल फ्यूज़न। अगर मान लीजिए कि जो मोल्डिंग मटेरियल है उसकी क्षमता नहीं है गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए, बहुत ज़्यादा तापमान को बर्दाश्त करने के लिए, तो क्या होगा साहब, वो टूट कर बालू क्या होगा, मोल्टेन मेटल में मिल जाएगा। और अगर मोल्टेन मेटल में बालू मिल जाएगा तो आप बताइए कि वो मेटल में डिफेक्ट आ गया ना, एरर आ गया ना साहब, गेटिंग और नॉट। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं मोल्डिंग मटेरियल में। डिटेल में समझाएंगे ये सब क्या होता है जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन का मतलब ही है मॉइस्चर। ऐसा मटेरियल अगर हम सैंड की बात करें, और अगर सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंट है, पानी का मात्रा, पानी का अंश प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। देखिए, द मोल्डिंग सैंड दैट कंटेन्स मॉइस्चर इज टर्म्ड एज ग्रीन सैंड। द ग्रीन सैंड शुड हैव इनफ स्ट्रेंथ सो दैट द कंस्ट्रक्टेड मोल्ड रिटेन इट्स शेप। जो भी हम लोग मोल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ग्रीन स्ट्रेंथ, यानी मॉइस्चर। मॉइस्चर उसमें इतना होना चाहिए जिससे कि वो आराम से अपने शेप को होल्ड कर सके, गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट है ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई का मतलब क्या है, जब मॉइस्चर सारा मोल्डिंग मटेरियल से उड़ गया तो वो ड्राई स्ट्रेंथ हो गया, गेटिंग और नॉट। मान लीजिए जो मोल्ड कैविटी है आपका, उसमें जैसे ही हम लोग हॉट मेटल को पोर करेंगे, मोल्टेन मेटल को डालेंगे, तो उसकी गर्मी से क्या होगा, मोल्डिंग मटेरियल में जितने भी मॉइस्चर होंगे वो सब भाप बन के उड़ जाएगा, वो सब वेपराइज कर जाएगा, गेटिंग और नॉट। उसके बाद भी उसके पास उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए जिससे कि वो मोल्टेन मेटल के तापमान को बर्दाश्त कर सके और अपने ओरिजिनल शेप को भी होल्ड करके रख सके। ठीक है साहब। देखिए, ड्राई स्ट्रेंथ में क्या होगा, व्हेन द मॉइस्चर इन द मोल्डिंग सैंड इज कंप्लीटली एक्सपेल्ड
देख रहे थे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, है ना। व्हेन द मॉइस्चर इन द मोल्डिंग सैंड इज कंप्लीटली एक्सपेल्ड इट इज कॉल्ड ड्राई स्ट्रेंथ। जब भी हम लोग मोल्डिंग सैंड में सारा मॉइस्चर वेपराइज हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, तो उसकी को बोलेंगे ड्राई स्ट्रेंथ। व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड, जब भी मोल्टन मेटल को मोल्ड में डालेंगे तो क्या होगा, सैंड अराउंड द मोल्ड कैविटी इज quickly connected into dry sand and the moisture in the sand immediately evaporates due to the heat in the molten metal। बताया हूँ कि अगर मान लीजिए आपका मोल्डिंग मटेरियल में कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो जैसे ही मोल्टन मेटल डालेंगे इतना गर्म, तो सारा मॉइस्चर तो गर्मी के कारण वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज होने के बाद मोल्डिंग मटेरियल के पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो अपने ओरिजिनल शेप को बरकरार रख सके, ठीक है। So it should retain the mold cavity and at the same time withstand the metallostatic forces also। क्योंकि मेटल मोल्टन फॉर्म में है तो उसमें भी क्या होता है, मेटल के एटम्स के बीच में क्या होती है, फोर्सेस कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं मेटलोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि मेटल को जब हम मोल्टन फॉर्म में डालेंगे तो वो जब फैलेगा तो वो भी तो साहब दीवारों पर धक्का लगाएगा ना, तो दीवारों पर धक्का लगाने से जो दीवार है, जो मोल्डिंग मटेरियल का बना हुआ है, वो टूटना नहीं चाहिए, है ना। उस फोर्स को भी झेलने की क्षमता होना चाहिए। कौन सी फोर्स, मेटलोस्टैटिक फोर्स, ठीक है साहब। इसको आप लिखिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे हॉट स्ट्रेंथ और परमिएबिलिटी। साहब इसको आप आराम से लिख लीजिए। नंबर 4 है हॉट स्ट्रेंथ। पहले आपने पढ़ा है ग्रीन स्ट्रेंथ, यानी कि मॉइस्चर जो होगा सैंड में, है ना, वो मॉइस्चर क्यों होगा, ताकि वो पूरे मोल्ड को क्या कर सके, अपने शेप को होल्ड कर सके, ठीक है। उसके बाद पढ़ा ड्राई स्ट्रेंथ। जैसे ही मोल्टन मेटल डालेंगे मोल्ड में तो सारा जो मॉइस्चर है वो वेपराइज हो जाएगा, गेटिंग और नॉट, उसको बोलेंगे ड्राई स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है साहब हॉट स्ट्रेंथ। ध्यान से समझिए हॉट स्ट्रेंथ क्या होगा, जब हम लोग किस में, मोल्ड में क्या डालेंगे, मोल्टन मेटल, तो क्या होगा, सारा तो जितना मॉइस्चर है सारा वेपराइज हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ड्राई सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्राई सैंड में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो उसके अंदर में तो स्टिल साहब आपका जो मोल्टन मेटल है वो लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा ना। मोल्टन मेटल किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और जब सारा मॉइस्चर ड्राई आउट हो गया मोल्डिंग सैंड से, उसके बाद भी जब वो अपने शेप को होल्ड करके रखेगा, अपने शेप को बरकरार रखेगा, उसी क्षमता को हम लोग बोलेंगे साहब हॉट स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गया ना। हमने लिखा है आफ्टर ऑल द मॉइस्चर इज एलिमिनेटेड द सैंड मोल्ड रीच एट हाई टेम्परेचर व्हेन द मेटल इन द मोल्ड इज स्टिल एट द लिक्विड स्टेट। The strength of the sand that is required to hold the shape of the mold cavity, then it is called hot strength। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी। देखिए जब भी हम लोग मोल्टन मेटल को मोल्ड में डालते हैं, है ना, जब कैविटी में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे गैसेस भी ट्रैप हो जाते हैं, गेटिंग और नॉट। आपका एयर ट्रैप हो जाएगा या बहुत सारे हानिकारक गैसेस होते हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद होता है उन एयर को, उन ट्रैप्ड गैसेस को बाहर निकालना, गेटिंग और नॉट। अगर उसमें गैसेस ट्रैप रहेंगे तो डेफिनेटली जो मजबूती है, मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई होगा तो उसकी मजबूती कम होगी। हो सकता है वो जहाँ जहाँ गैसेस जमा हो, जहाँ जहाँ पर एयर फंसा हुआ हो, वो जगह वैकेंट हो जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगा, वहाँ पर मोल्टन मेटल भर ही नहीं पाएगा, गेटिंग और नॉट। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, वहाँ से गैसेस को एक्सपेल्ड आउट करना, बाहर निकालना, इसी को बोला जाता है परमिएबिलिटी। देखिए ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग, जब हम लोग कास्टिंग को क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। एक मिनट साहब, ठीक है। जब हम लोग कास्टिंग को सॉलिडिफाई करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मोल्ड। बहुत सारे गैसेस को हमको मोल्ड से बाहर निकालना होता है। द गैसेस आर दोज विच हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल इन द फर्नेस, है ना। भट्ठी में जब मेटल को क्या करते हैं,
मोल्टन मेटल में बदलते हैं तो उस दरमियान में बहुत सारे एयर भी ट्रैप हो जाते हैं। एयर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टीम एंड अदर गैसेस दैट आर जनरेटेड बाय द मोल्डिंग एंड कोर सैंड। तो क्या होगा, इफ दीज गैसेस आर नॉट अलाउड टू स्केप फ्रॉम द मोल्ड, अगर इन गैसेस को मोल्ड से बाहर नहीं निकालेंगे, दे वुड बी ट्रैप्ड इनसाइड द कास्टिंग, वो कास्टिंग के अंदर में ही ट्रैप होकर रहेगा और ये क्या करेगा, कास्टिंग डिफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। अलग अलग तरह के कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में साहब। The molding material should be sufficiently porous so that gases are allowed to escape from the mold। हम इतने अच्छे से कास्टिंग करेंगे जिससे कि हमारा सारा गैसेस क्या होगा, बाहर निकल जाना चाहिए। This gas evolution capability of the molding sand is termed as permeability। बात समझ में आ गया ना, permeability में क्या करते हैं, फंसे हुए गैसेस को बाहर निकालने का काम करते हैं। अंडरस्टूड। ये हो गया आपका नंबर 5th पॉइंट, परमिएबिलिटी। इतना आप लिखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर साहब मोल्डिंग जो सैंड है या मोल्डिंग मटेरियल है वो बनता कौन कौन से चीज़ों को मिलाकर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इतना आप लिखिए, फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है साहब प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड आखिर बनता कैसे है। हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड। आज हम आपको समझाएंगे कि मोल्डिंग सैंड साहब बनता कौन कौन से मटेरियल से है। पहला है सिलिका सैंड ग्रेन्स, दूसरा है क्ले, मॉइस्चर और मिससेलेनियस मटेरियल्स। एक एक करके समझेंगे साहब। पहला है सिलिका सैंड ग्रेन्स। देखिए सिलिका बना ही है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग एक कंपाउंड है। ठीक है, बहुत आसानी से धरती में अवेलेबल है साहब। ये बहुत ही हार्ड होता है ना। इसमें गुड रिफ्रैक्टरीनेस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान को सहने की क्षमता होती है ना। इसका एक फॉर्म है क्वार्ज के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ये साहब कांच भी बनता है सिलिका के मदद से। जी हाँ, कांच, ग्लास, है ना। क्वार्ज का इस्तेमाल भी हम लोग घड़ी में करते हैं, ऑसिलेटर्स में करते हैं, अलग अलग जगह हम लोग क्वार्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिलिका जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मोल्डिंग सैंड में। याद रखिए क्यों, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा तापमान को सहने की शक्ति बहुत अच्छा होती है ना। देखिए हमने लिखा है इट इज अ नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन विथ द फॉर्मूला SiO2। ये फॉर्मूला है सिलिकॉन ऑक्साइड का। इट इज द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलर क्वार्ज के फॉर्म में होता है एंड इन द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड। सबसे मुख्य जो मटेरियल है मोल्डिंग सैंड को बनाने के लिए साहब याद रखिएगा सिलिका सैंड ग्रेन है ना। सिलिका सैंड कंटेन्स 80 to 90% ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सोच लीजिए 80 से 90% सिर्फ और सिर्फ सिलिका है साहब, है ना। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई स्ट्रेंथ, बहुत ताकत होता है, एंड अ थर्मल स्टेबिलिटी, यानी बहुत ज़्यादा तापमान में भी ये स्टेबल रहेगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ कंपोज्ड ऑफ क्वार्ज एंड फेल्डस्पार। क्वार्ज और इसमें फेल्डस्पार होता है एक तरह का, देखिए लिखा है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, है ना, मेड मोस्टली ऑफ अल्यूमिनियम सिलिकेट विथ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। फेल्डस्पार क्या है, एक रॉक फॉर्मिंग यानी बहुत ही हार्ड पत्थर रूपी चीज बनाने में काम आता है। फेल्डस्पार जो किसका बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, और उसमें क्या मिलाते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, और फेल्डस्पार यानी जो फेल्डस्पार है यही जब टूटता है ना साहब तो क्ले का फॉर्मेशन होता है। देखिए द फेल्डस्पार व्हेन डिकम्पोज्ड बिकम क्ले। हाउएवर सिलिका सैंड ग्रेन्स इम्पार्ट्स रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब बहुत ज़्यादा तापमान को बर्दाश्त करेगा, केमिकल रेजिस्टिविटी, केमिकल का असर नहीं होगा इसके ऊपर, एंड परमिएबिलिटी यानी कि कोई भी गैसेस जो होंगे वो ट्रैप होके नहीं रहेंगे टू द सैंड। बात समझ में आ गया, सिलिका क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्ले क्या होता है। ठीक है, पहले इसको लिखिए, यही चार चीजों को मिला के साहब हम लोग मोल्डिंग सैंड बनाते हैं। जी हाँ, फिर से बता रहा हूं, सिलिका सैंड ग्रेन, क्ले, मॉइस्चर एंड मिससेलेनियस मटेरियल, जिसमें से हमने आपको सिलिका समझा दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्ले। ठीक है साहब, इसको लिखिए। नेक्स्ट है क्ले।
क्ले क्या होता है, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो फाइन सिल्ट होता है, दूसरा ट्रू क्ले होता है। फाइन सिल्ट इतना छोटा होता है, मान के चलिए जो सैंड का ग्रेन्स होता है ना, बालू का दाना, उससे छोटा, लेकिन मिट्टी का जो पाउडर होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। इसमें बहुत अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है ना। देखिए, फाइन सिल्ट इज अ सॉर्ट ऑफ फॉरेन मेटल और मिनरल डिपोजिट एंड हैज नो बॉन्डिंग पाउडर एंड हैज नो बॉन्डिंग पावर, है ना। ये चीजों को जोड़ नहीं सकता है, गेटिंग और नॉट, ये पाउडरी फॉर्म में होगा। इट इज अ ट्रू क्ले। ट्रू क्ले जो होता है ये एक तरह का क्या है, केमिकल वेदरिंग के मदद से ट्रू क्ले बनता है, और इसमें भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग पावर होता है। इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसको शेप देने में बड़ा आसान होता है, क्योंकि जब भी हम लोग अब कैविटी बनाते हैं मोल्डिंग सैंड का इस्तेमाल करके, तो हम लोग उसको बहुत अच्छा से चिकनाहट लाने की कोशिश करते हैं, जो ट्रू क्ले की मदद से होता है ना। It is the true clay which imparts the necessary bonding strength to the mold sand so that mold does not use its shape after ramming। जब भी हम लोग कोई भी इसमें मोल्टन मेटल डालेंगे तो साहब ये अपने शेप को चेंज नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। क्ले में दो चीजें होती है, फाइन सिल्ट और दूसरा ट्रू क्ले। फाइन सिल्ट पाउडरी लाइक सब्सटेंस होता है, जो सैंड का दाना से छोटा, मिट्टी के दाना से बड़ा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, लेकिन इसमें बॉन्डिंग यानी चीजों को आपस में जोड़ के रखने वाली क्षमता नहीं होती है। वो क्षमता किसमें होती है, ये ट्रू क्ले में होती है। जब ट्रू क्ले में पानी मिलाएंगे ना तो ये हल्का चिपचिपा पदार्थ के जैसा हो जाता है, गेटिंग और नॉट। उसके बाद सारी चीजों को ये जोड़ने का काम करता है। आप घर में, जब पुराने जमाने में गांव में मिट्टी का घर को भी हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं से दीवार टूट गया है तो उसको बहुत अच्छे से फाइन मिट्टी लाके और उसमें थोड़ा सा क्ले मिलाकर बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, प्लेन करने की कोशिश करते हैं ना साहब। या मिट्टी का जब चूल्हा बनाते हैं तो बहुत अच्छे से प्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, गेटिंग और नॉट। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मोल्डिंग मटेरियल को बनाने के लिए, मोल्डिंग सैंड को बनाने के लिए हम लोग क्ले का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फाइन सिल्ट और ट्रू क्ले का इस्तेमाल होता है। देखिए, अब मॉइस्चर जब डालेंगे यानी कि पानी का मात्रा जब बढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं, जोड़ कर रख सकते हैं। गीला मिट्टी कैसे बनाते हैं, मान लीजिए गीला मिट्टी में थोड़ा पत्थर मिला दिया, छोटा छोटा जो ग्रेन वाला पत्थर होता है, सारे चीज़ों को मिला के और वाटर देकर, पानी देकर, तब ना उसको मिट्टी का एक हम लोग तैयार करते हैं। तो क्या करता है, पानी का काम क्या होता है, सारी चीज़ों को होल्ड करके रखना, सारी चीज़ों को जोड़ कर रखना, गेटिंग और नॉट। उसी तरह यहाँ भी मॉइस्चर का काम क्या है, अगर हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में देंगे, जितना रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरत है उतना अमाउंट में देंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्ले इट पेनिट्रेट्स द मिक्सचर, पूरा अंदर तक पानी चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, एक माइक्रोफिल्म बनाता है। माइक्रोफिल्म बनाने के बाद क्या होगा, वो एक टाइप का कोटिंग हो गया। जब भी बॉन्डिंग मटेरियल बनाएंगे तो बाहरी परत में एक तरह का कोट चढ़ाते हैं, ठीक है साहब। फ्लेक का मतलब होता है लेयर बाय लेयर, है ना, पतला पत्ता जो होता है, बहुत ही फाइन जो सरफेस होगा उसको बोलेंगे फ्लेक। शेप्ड क्ले पार्टिकल, द बॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्ले डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वाटर फिल्म दैट इट कैन मेंटेन। आप जितना अच्छा से आप पानी का इस्तेमाल करके चिकनाहट लाइएगा ना मोल्डिंग मटेरियल में, उतना अच्छा आपका मोल्ड कैविटी बनेगा साहब। और मिससेलेनियस मटेरियल भी मिलाते हैं। मिससेलेनियस मटेरियल में क्या, देखिए सिलिका और क्ले तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, ऑक्साइड ऑफ आयरन मिलाते हैं, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर मिलाएंगे, मैग्नीशिया मिलाएंगे, सोडा मिलाएंगे साहब, पोटैश मिलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ों में क्या होना चाहिए, जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, माने जो अशुद्ध पदार्थ होंगे, जो आपका मोल्डिंग मटेरियल के लिए ठीक नहीं है, वो 2% से कम होना चाहिए, ठीक है साहब। बात समझ में आ गया। तो इतनी सारी जो 4 चीज़ें हमने बताया, 4 चीज़ों को मिलाकर मोल्डिंग मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि मोल्डिंग सैंड कितने तरह के होते हैं। अलग अलग मोल्डिंग सैंड होते हैं साहब। हम लोग एक एक करके मोल्डिंग सैंड को पढ़ेंगे। इसको आप आराम से लिखिए साहब, एक बार जब आप इसको रीडिंग कीजिएगा बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिख लीजिए साहब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साहब टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड्स। कितने तरह के मोल्डिंग सैंड होते हैं, देखिए 7 तरह के मोल्डिंग सैंड हमने यहाँ पर लिखा है। ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड, फेसिंग सैंड, बेकिंग सैंड, पार्टिंग सैंड एंड कोर सैंड। हर किसी का यूज साहब अलग अलग जगह पर है,
एक एक को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला है ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड क्या है? मिक्सचर है सिलिका सैंड का, जिसमें 18 to 30% क्ले होता है साहब, ठीक है। और इसमें वाटर का कंटेंट होता है 6 to 8%। क्ले और वाटर का क्या है? मिक्सचर है। क्ले कितना होता है साहब? यानी कि सिलिका सैंड कितना होगा? 18 to 30% क्ले होता है, और वाटर साहब 6 to 8% होता है, ठीक है। क्ले और वाटर मिलकर क्या करता है? एक बॉन्ड तैयार करता है ग्रीन सैंड में, ठीक है। इसका बॉन्डिंग कैसा होगा? फाइन, सॉफ्ट, लाइट का मतलब हल्का, एंड पोरस विच रिटेन्स इट्स शेप, ठीक है। बहुत अच्छा से बॉन्डिंग होगा, तो जिस शेप का हम लोग मोल्ड कैविटी बनाएंगे उसी शेप का वो रहेगा, ठीक है। द इंप्रेशन अंडर प्रेशर, जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए क्ले जो है बहुत हार्ड है, सिलिका का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, सिलिका सैंड, और अभी बता चुके थे कि सिलिका सैंड से बनने वाला जो भी कैविटी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है ना। मोल्ड प्रिपेयर्ड इन दिस सैंड आर कॉल्ड ग्रीन सैंड मोल्ड। इससे पहले हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ पढ़े थे ना साहब, उसी से मिलता जुलता है ग्रीन सैंड। ड्राई स्ट्रेंथ भी पढ़े थे, तो ड्राई सैंड में क्या होगा? जो मॉइस्चर होगा वो नहीं होगा, मॉइस्चर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ग्रीन सैंड दैट हैज बीन ड्राइज और बेक्ड आफ्टर द मोल्ड इज मेड। ग्रीन सैंड में क्या होगा? जब मान लीजिए ग्रीन सैंड के अंदर में मोल्टन मेटल डालेंगे तो सारा वेपर क्या होगा? सारा मॉइस्चर वेपर के रूप में क्या होगा साहब? उड़ जाएगा। गेटिंग और नॉट? तो जो बचेगा वो बचेगा ड्राई सैंड। तो दे आर सुटेबल फॉर लार्ज कास्टिंग, बड़े बड़े कास्टिंग में इस्तेमाल हम लोग किसका करते हैं? ड्राई सैंड का करते हैं। और मोल्ड जब हम लोग ड्राई सैंड की मदद से बनाएंगे तो उसको बोलेंगे साहब ड्राई सैंड मोल्ड। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। लोम सैंड देखिए, लोम सैंड में साहब 50% क्ले होता है, याद रखिएगा। लोम सॉइल इज हाई इन क्ले एज मच एज 50% विच ड्राइज हार्ड, ठीक है। अगर क्ले 50% है तो सोचिए कि लोम सैंड कितना हार्ड होगा, है ना। इट इज़ पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड फॉर लोम मोल्डिंग विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन लार्ज कास्टिंग। जब हम बहुत बड़े कास्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मोल्टन मेटल देना होता है, और बहुत ज़्यादा मोल्टन मेटल देंगे तो बहुत ज़्यादा तापमान भी होगा, और उतने तापमान को झेलने के लिए जो हम लोग मोल्ड बनाएंगे वो बहुत ही मजबूत मोल्ड बनाएंगे, जिसको बोलेंगे लोम सैंड। लोम सैंड की मदद से हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं, और इसमें क्या होता है साहब? 50% क्ले होता है। समझ में आ गया? इसको लिखिए, फिर आगे का हम फेसिंग, बेकिंग, पार्टिंग और कोर सैंड पढ़ेंगे, ठीक है साहब। इसको आराम से लिखिए। नंबर 4 है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड का इस्तेमाल ही होता है फेस बनाने के लिए। मान लीजिए पैटर्न है, और पैटर्न को अगर हम मोल्डिंग सैंड में डालते हैं ना साहब, तो पैटर्न के आसपास जो सतह होती है वो फेसिंग सैंड की बनती है। फेसिंग सैंड जो होता है डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, किसके? पैटर्न के कांटेक्ट में होता है। और अगर वो डायरेक्टली पैटर्न के कांटेक्ट में होगा तो समझिए जब हम मोल्टन मेटल डालेंगे कैविटी में, मोल्ड में, तो सबसे पहला वो किसको टच करेगा? फेसिंग सैंड को ही टच करेगा साहब, है ना। देखिए फेसिंग सैंड फॉर्म्स द फेस और surface of the mold. It is used directly to the surface of the pattern and it comes into the contact with molten metal when it is poured. ठीक है, अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा ये मोल्टन मेटल का तो इसकी क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स साहब? ये बहुत हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए और रिफ्रैक्टरीनेस, बहुत ज़्यादा तापमान को सहने की क्षमता होना चाहिए। तो जो पैटर्न के आसपास जो हम लोग बनाएंगे मोल्ड कैविटी, वहां पर इस्तेमाल करेंगे फेसिंग सैंड का। ये सिलिका सैंड और क्ले का बना हुआ होता है साहब, इसमें कोई भी यूज सैंड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई सैंड इस्तेमाल किया उसको लाके हमने फेसिंग में इस्तेमाल कर दिया, नहीं साहब। और जो लेयर होगा यानी जो थिकनेस होगा फेसिंग सैंड की वो कम से कम 20 से 30 mm के आसपास होता है। बेकिंग सैंड देखिए, फेसिंग सैंड के बाद जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सैंड। ठीक है साहब, बेकिंग सैंड का काम होता है मतलब पूरे कैविटी को थोड़ा सा मोटा करना ताकि वो क्या कर सके, पूरे हीट को और जो मेटालिक फोर्स होते हैं ना मोल्टन मेटल में उसको बर्दाश्त कर सके। ज़्यादातर ये ब्लैक कलर का होता है क्योंकि इसमें कोल डस्ट भी हम लोग मिलाते हैं और ये मोल्टन मेटल के मान लीजिए कॉन्टैक्ट में आता है तो धीरे धीरे ये काला हो जाता है। देखिए बेकिंग सैंड इज यूज्ड टू बैकअप द फेसिंग सैंड एंड टू फिल द होल वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क।
द बेकिंग सैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक सैंड, ठीक है ना, बेकिंग सैंड को ब्लैक सैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं, और ये ब्लैक इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ कोल डस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, कोल डस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये मोल्टन मेटल के संपर्क में आने से ये बार बार क्या होता है, बर्निंग होता है, यानी जलता है, और जलने के बाद क्या होगा साहब, इसका कलर जो होता है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, ठीक है। पार्टिंग सैंड, पार्टिंग सैंड होगा, पार्टिंग सैंड उसको बोलेंगे जो एक तरह का क्या करेगा, बैरियर के रूप में काम करता है, ताकि जो सैंड है जब मोल्टन मेटल के संपर्क में आए साहब तो मोल्टन मेटल में चिपके नहीं। जब सॉलिडिफाई होगा ना आपका मोल्टन मेटल, ठंडा होगा, तो ऐसा नहीं कि वो चिपक जाए आपका मेटल में ही, गेटिंग और नॉट। अगर चिपक जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत है ना, इम्प्यूरिटीज आपका डिफेक्ट आ जाएगा। और मान लीजिए कोप एंड ड्रैग हमने आपको समझाया था। कोप एंड ड्रैग क्या है, ऊपर वाले को कोप बोलते थे, नीचे वाले को ड्रैग बोलते थे, है ना। और अगर इसमें सैंड का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोप और ड्रैग दोनों तो बहुत गर्म होगा ना साहब, जब मोल्टन मेटल डालेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर सैंड चिपक जाना चाहिए। तो हम लोग को इससे कौन बचाता है, पार्टिंग सैंड। देखिए पार्टिंग सैंड इज यूज्ड टू कीप द ग्रीन सैंड फ्रॉम स्टिकिंग टू द पैटर्न। पैटर्न में जो ग्रीन सैंड होगा वो चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्टिंग सैंड इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए साहब आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, अगर आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया, आटा आपके हाथ में चिपके नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सूखा हुआ आटा लेके हाथ में रब करते हैं ना साहब। क्यों करते हैं, ताकि जो स्टिकी आपका आटा है वो आपके हाथ में चिपके नहीं। उसी तरह से पार्टिंग सैंड होता है। पार्टिंग सैंड क्या करता है, इस्तेमाल करते हैं इसको ताकि ये पैटर्न में चिपके नहीं, कौन, ग्रीन सैंड। एंड ऑल्सो टू अलाउ द सैंड ऑफ द पार्टिंग सर्फेस ऑफ द कोप एंड ड्रैग टू सेपरेट विदाउट क्लिंगिंग। कोप और ड्रैग को हम आराम से अलग कर सकते हैं बिना चिपके हुए बालू का, है ना, बालू उसमें चिपकेगा नहीं, सैंड उसमें चिपकेगा नहीं। और लास्ट है साहब कोर सैंड। कोर सैंड का इस्तेमाल होता है कोर बनाने के लिए। सैंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर इज कॉल्ड कोर सैंड। दिस इज सिलिका सैंड। सिलिका सैंड होता है, इसमें हम लोग अलग अलग ऑयल मिक्स करते हैं, है ना, जिसको कोर ऑयल बोला जाता है, जो किसका बना होता है, लिंसीड ऑयल, रेजिन, लाइट मिनरल ऑयल और कुछ अलग बाइंडिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग कोर सैंड को हम लोग कभी कभी ऑयल सैंड भी बोलते हैं, ठीक है साहब। आप समझ गए कितने तरह का सैंड होता है और क्या क्या विशेषता है अलग अलग मोल्डिंग सैंड की, ठीक है साहब। इसको लिखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। आखिर इसकी विशेषता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए।